नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए फिर से विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे यानी SCS की मांग उठाई जा सकती है। 18वीं लोकसभा के लिए 74 महिलाएं संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के संबंध में 2023-24 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक खनिजों से नैनो कणों के निर्माण को दर्शाया। यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024 अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। एक अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भूमिगत जल गर्म हो रहा है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए फिर से विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग उठाई जा सकती है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों हेतु किए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। यह दर्जा उन राज्यों को उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह के भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे होते हैं। विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 1969 में 3 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य के दर्जा प्रदान किया गया था। इनमें जम्मू और कश्मीर, असम तथा नागालैंड शामिल थे। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। ये राज्य हैं असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के आधार पर अनुदान दिया जाता है। भारत के संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 371, 371A, 371H और 371J में शामिल हैं। संविधान किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं करता है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद से किसी भी नए राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए वर्तमान विशेष वित्त पोषण पैटर्न इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के उप समूहों की सिफारिशों पर आधारित है, ना कि उनके विशेष श्रेणी के दर्जे पर। चलिए अब राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लाभ जानते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों के मामले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में वित्त प्रदान करना होता है, जबकि सामान्य श्रेणी के राज्यों के मामले में यह 60:40 या 80:20 होता है। खर्च न किए गए धन के मामले में विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य आगामी वित्त वर्षों में इसे खर्च कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें यह राशि केंद्र को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को नए उद्योग स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर पर भी महत्वपूर्ण रियायत मिलती है। खबर के अंत में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंड जान लेते हैं। पहला है पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना। दूसरा है कम जनसंख्या घनत्व या राज्य में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा होना। तीसरा है पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं पर सामरिक अवस्थिति। चौथा है आर्थिक और अवसंरचना संबंधी पिछड़ापन। और आखिरी है राज्य वित्त के स्रोत का अनिश्चित होना। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। 18वीं लोकसभा के लिए 74 महिलाएं संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। यह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 13.6% है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 17वीं लोकसभा के लिए 78 महिलाएं संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थी, जो कि 14.4% था। इस तरह देखा जाए तो 18वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में थोड़ी गिरावट आई है। विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति की बात करें तो 18वीं लोकसभा के लिए आयोजित चुनाव में 797 महिलाएं प्रतिभागी थी। इनमें से 9.7% ने जीत हासिल की। वहीं 70वीं लोकसभा के लिए आयोजित चुनाव में 726 महिला प्रतिभागियों में से
10.74% ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा पहली लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% था, जो 17वीं लोकसभा में बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 14.4% हो गया था। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या 14.05% है। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों की संसदों में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी 26.9% है। खबर में आगे बढ़ते हैं और महिला प्रतिनिधित्व के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। महिला संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुष संसद सदस्यों की तुलना में आर्थिक संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन करती है। भारत की कुल आबादी में लगभग 50% हिस्सा महिलाओं का है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी का विधायी प्रतिनिधित्व महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम आपराधिक और कम भ्रष्ट होती हैं। वे अधिक प्रभावशाली होती है और उनके भीतर राजनीतिक अवसरवाद कम होता है। महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व के समक्ष मौजूद चुनौतियों की बात करें तो सामाजिक पूर्वाग्रह, पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचनाएं, पारिवारिक दायित्व आदि प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके अलावा कुछ संरचनात्मक बाधाएं भी मौजूद हैं, जैसे चुनावी प्रक्रिया काफी महंगी है, इसमें काफी अधिक समय लगता है, कई बार अनुचित टिप्पणियां झेलनी पड़ती हैं, चुनाव के दौरान हेट स्पीच का सामना करना पड़ता है, अपमानजनक धमकियां सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा बाहुबल का प्रभाव भी देखा जाता है आदि। अगली चुनौती है पितृसत्तात्मक समाज। महिलाएं स्वयं कई बार पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होती है। खबर के अंत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जान लेते हैं। इनमें से पहला है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। यह अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। इसके अलावा भारत ने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG टारगेट 5.5 हासिल करने का संकल्प लिया है। इसमें राजनीति और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी का आह्वान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के संबंध में 2023-24 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। ये अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जारी किए हैं। चलिए सबसे पहले अग्रिम अनुमानों से जुड़े मुख्य तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। 2023-24 में बागवानी क्षेत्र का उत्पादन घटकर 352.23 मिलियन टन रह गया है। यह 2022-23 की तुलना में 0.91% की कमी को दर्शाता है। फलों, शहद, फूलों, बागवानी फसलों, मसालों और सुगंधित एवं औषधीय पादपों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इनके विपरीत सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है। चलिए अब बागवानी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें फलों, सब्जियों, मसालों, सजावटी पादपों और औषधीय व सुगंधित पादपों की खेती की जाती है। ये क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि सकल मूल्य वर्धन में लगभग 33% का योगदान देता है। भारत विश्व में चीन के बाद सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। खबर में आगे बढ़ते हैं और बागवानी फसलों का महत्व समझते हैं। बागवानी फसलें उच्च लाभ देने वाली फसलें होती हैं। इनकी उत्पादकता अधिक होती है और इन्हें कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इससे किसानों की लाभप्रदता बढ़ती है। ये पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज, डाइटरी फाइबर आदि का समृद्ध स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी अधिक मांग के कारण ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अच्छा विकल्प है। बागवानी आधारित उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण, दवा जैसे अलग अलग उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। बागवानी से संबंधित चुनौतियों की बात करें तो हार्वेस्टिंग की पुरानी पद्धतियां और कोल्ड चेन की अपर्याप्त अवसंरचना के परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष 4.6 से लेकर 15.9% बागवानी उत्पादों की बर्बादी होती है। उच्च गुणवत्ता वाले पादपों और रूट स्टॉक की उपलब्धता का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, लगातार होने वाले कीट संक्रमण और पादप रोगों से बागवानी फसल की उपज एवं गुणवत्ता कम हो जाती है।
खबर के अंत में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहली है एकीकृत बागवानी विकास मिशन। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया है। इसमें फलों, सब्जियों, जड़ व कंदीय फसलों, मशरूम आदि को शामिल किया गया है। और दूसरी है बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। इसे भौगोलिक दशाओं का लाभ उठाने और बागवानी क्लस्टर्स के एकीकृत एवं बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक खनिजों से नैनो कणों के निर्माण को दर्शाया है। शोधकर्ताओं ने यह दर्शाया है कि प्राकृतिक खनिजों को आवेशित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा नैनो कणों में तोड़ा जा सकता है। गौरतलब है कि माइक्रो ड्रॉपलेट्स वास्तव में लगभग 10 नैनोमीटर आकार की पानी की छोटी बूंदें होती हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करती है। आपको बता दें कि प्राकृतिक रूप से माइक्रो ड्रॉपलेट्स समुद्र की लहरों के तट से टकराने और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। माइक्रो ड्रॉपलेट्स द्वारा नैनो कणों की निर्माण प्रक्रिया को तीव्र करने से कई फायदे हो सकते हैं। इससे प्राकृतिक अपक्षय प्रक्रिया को तेज करके मृदा निर्माण की प्रक्रिया को भी तीव्र किया जा सकता है। कई उद्योगों में उपयोग के लिए नैनो कणों के उत्पादन को सुगम बनाया जा सकता है। इसके अलावा इससे चावल और गेहूं जैसी फसलों में वृद्धि के लिए नैनो कणों के रूप में महत्वपूर्ण खनिज जैसे सिलिका की आपूर्ति की जा सकती है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और नैनो कण के बारे में जान लेते हैं। 1 से 100 नैनोमीटर तक के आकार वाले कण नैनो कण होते हैं। इन कणों के गुण इनके आकार, आकृति, सतह की विशेषताओं और आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं। नैनो कण वस्तुतः एरोसोल, निलंबन या पायस यानी इमल्शन के रूप में पाए जा सकते हैं। नैनो कणों के निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण प्राकृतिक रूप से या औद्योगिक और घरेलू मानवीय गतिविधियों के माध्यम से हो सकता है। नैनो कणों के निर्माण के 2 तरीके हैं। पहला है टॉप टू बॉटम, एक बड़े कण को नैनो कण में तोड़ना, और दूसरा है बॉटम टू टॉप, परमाणुओं या अणुओं को मिलाकर नैनो कण बनाना। चलिए अब खबर के अंत में नैनो कणों के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। पहला उपयोग है चिकित्सा में। इनका टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, जीन थेरेपी, टिश्यू इंजीनियरिंग आदि में उपयोग किया जाता है। अगला है औद्योगिक। इनमें विशिष्ट विद्युत व यांत्रिक गुण होते हैं। इसके अलावा ये मजबूत, हल्की व स्वच्छ सतह की क्षमता से भी युक्त होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण। इनका उपयोग खाद्य पैकेजिंग में एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में और पैकेजिंग मटेरियल की गैस परमिबिलिटी बनाए रखने में किया जा सकता है। पर्यावरण। नैनो कणों के आयनों के जरिए वायु प्रदूषण को कम करने, नैनो बबल्स या नैनो फिल्ट्रेशन सिस्टम से अपशिष्ट जल को साफ करने और उसमें से भारी धातुओं को हटाने में उपयोग किया जाता है। और अंत में इलेक्ट्रॉनिक्स। इनका उपयोग कार्बन नैनोट्यूब सहित प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024 अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में वैश्विक सार्वजनिक ऋण में खतरनाक वृद्धि को रेखांकित किया गया है। साथ ही मौजूदा ऋण संकट से निपटने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की योजना प्रस्तावित की गई है। किसी देश की सरकार द्वारा देश के भीतर से और बाहर से लिए गए ऋण को सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। बात करते हैं ऋण वृद्धि की। 2023 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण 97 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया था। लगातार पैदा हो रहे संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था का सुस्त एवं असमान प्रदर्शन इस स्थिति के चालक हैं। वैश्विक सार्वजनिक ऋण का 30% हिस्सा केवल विकासशील देशों का सार्वजनिक ऋण है। यह विकसित देशों के ऋण की तुलना में दोगुनी दर से बढ़ रहा है। 2023 में भारत का सार्वजनिक ऋण 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। यह सकल घरेलू उत्पाद के 82.7% के बराबर है। चलिए अब उच्च सार्वजनिक ऋण के प्रभाव जानते हैं। सबसे पहला है उच्च राजकोषीय बोझ। आधे से अधिक विकासशील देश सरकारी राजस्व का कम से कम 8% हिस्सा ब्याज भुगतान के लिए आवंटित करते हैं। दूसरा है विकास संबंधी व्यय में कमी।
3.3 बिलियन व्यक्ति ऐसे देशों में रहते हैं जहां ब्याज भुगतान शिक्षा और स्वास्थ्य पर संयुक्त व्यय से अधिक है। और तीसरा है जलवायु निवेश से अधिक ब्याज भुगतान। उभरते और विकासशील देशों में जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में जितना निवेश किया जाता है उसकी तुलना में इनके द्वारा ब्याज भुगतान अधिक है। खबर में आगे बढ़ते हैं और सतत विकास को वित्त पोषित करने के लिए तैयार किए गए रोड मैप को समझते हैं। एक ऐसी समावेशी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना स्थापित की जानी चाहिए जिसके गवर्नेंस में विकासशील देशों की भागीदारी अधिक हो। संकट के समय में अधिक तरलता प्रदान की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के उपायों के माध्यम से आकस्मिक वित्त का विस्तार किया जा सकता है। बहुपक्षीय विकास बैंकों के रूपांतरण और विस्तार के माध्यम से किफायती दीर्घकालिक वित्त पोषण को बढ़ावा दिया जा सकता है। अंत में ऋण संकट को हल करने से संबंधित पहले जान लेते हैं। IMF और विश्व बैंक द्वारा अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देश यानी HIPC पहल शुरू की गई है। यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली यानी DMFAS कार्यक्रम शुरू किया है। IMF ने फरवरी 2023 में ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल यानी GSDR पहल शुरू की थी। इसे विश्व बैंक और भारत की G20 प्रेसिडेंसी के साथ समन्वय में शुरू किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भूमिगत जल गर्म हो रहा है। नेचर जियोसाइंसेस के एक अध्ययन में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से 2100 के बीच भूजल के तापमान में औसतन 2.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। आइए खबर के शुरुआत में भूजल गर्म होने के प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अधिक तापमान जल में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है। इससे हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति जीवों के विकास, वितरण आदि को प्रभावित करती है। इसके अलावा घुलनशील फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से हानिकारक शैवालों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तापमान के प्रति संवेदनशील प्रजातियों के आहार और प्रजनन चक्र प्रभावित होते हैं। साथ ही जैव विविधता के लिए खतरा भी उत्पन्न होता है। इसके साथ ही रोगजनकों यानी पैथोजेंस के बढ़ने से जल की गुणवत्ता खराब हो सकती है। हालांकि इसके सकारात्मक प्रभाव भी है। उदाहरण के लिए गर्म भूजल का उपयोग स्थानीय रूप से हीटिंग की मांग को संधारणीय तरीके से पूरा करने के लिए किया जा सकता है। भूजल की स्थिति के बारे में बात करें तो विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आकलन 2022 के अनुसार 14% मूल्यांकित इकाइयां अत्यधिक दोहन यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड की स्थिति में है और 4% गंभीर स्थिति में है। अत्यधिक दोहन की बात करें तो एक वर्ष में भूजल का जितना पुनर्भरण होता है उससे अधिक जल की निकासी को अत्यधिक दोहन कहा जाता है। गंभीर स्थिति तब कही जाती है जब वार्षिक आधार पर जितना दोहन योग्य भूजल संसाधन उपलब्ध है उसका 90 से 100% दोहन किया जाता हो। सुरक्षित स्थिति तब मानी जाती है जब भूजल पुनर्भरण का 70% से कम दोहन किया जाता है। पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में मौजूद जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। नदियों और झीलों में मौजूद जल की मात्रा भूजल की मात्रा से कम है। चलिए अब भूजल के महत्व के बारे में जान लेते हैं। भूजल सतही जल के स्तर को बनाए रखने और उसे फिर से भरने में मदद करता है। दुनिया भर में लगभग 50% आबादी पीने के लिए भूजल का उपयोग करती है। इसका उपयोग खाद्य उत्पादन, फसल सिंचाई, औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे तेल, गैस, बिजली उत्पादन आदि में किया जाता है। भारत में भूजल संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले अटल भूजल योजना भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन शुरू की गई है। भूजल प्रबंधन और विनियमन केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। यह जलभृत यानी एक्विफर मैपिंग और भूजल स्तर तथा गुणवत्ता की निगरानी से संबंधित है। इसी प्रकार नेशनल एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम जलभृतों के संधारणीय प्रबंधन पर केंद्रित है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं नारायण मल्हार जोशी। आपको बता दें कि हाल ही में नारायण मल्हार जोशी की जयंती मनाई गई है। नारायण मल्हार जोशी के बारे में बात करें तो वे महाराष्ट्र में जन्मे एक ट्रेड यूनियनिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रमुख योगदान की बात करें
तो उन्होंने 1919 में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सह स्थापना की और बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना में भी मदद की थी। वे बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस समिति, पीपल्स वॉलंटियर ब्रिगेड और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने भारत में गठित रॉयल कमीशन ऑन लेबर में अपना कार्यात्मक योगदान दिया था। इस कमीशन के समक्ष उन्होंने भारतीय श्रमिकों की स्थिति को वर्णित किया था। हम इनसे देशभक्ति, करुणा, न्याय आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। कर्नाटक हाई कोर्ट ने असाधारण परिस्थितियों में कैदी को पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। पेरोल के तहत पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने हेतु दोषी व्यक्ति को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से जेल से रिहा किया जाता है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कथित तौर पर पंप और डंप स्कीम संचालित करने के लिए कुछ व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने समाशोधन निगमों के स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए उषा थोराट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के हेड रेस टनल का उद्घाटन किया। यह 900 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स WUR 2025 शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के अग्रणी नेटवर्क क्वेरेली साइमंड्स द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी IITB को इस रैंकिंग में 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल एनुअल 2 डेकेडल क्लाइमेट अपडेट 2024 से 2028 रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसमें वार्षिक से लेकर दशकीय पूर्वानुमानों के बारे में बताया गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पाया कि समुद्री कवक पेरेंगियोडोंटियम एल्बम पैराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आने के बाद प्लास्टिक पॉलीथिलीन का उपघटन कर सकता है। हाल ही में येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 प्रकाशित किया है। इस सूचकांक में 180 देशों को जलवायु परिवर्तन शमन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता आदि के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।